हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12th के फिजिक्स का थर्ड चैप्टर वैद्युत धारा का लेक्चर नंबर 7 लेकर। गाइस, आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समायोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समायोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम समायोजन। पहले हम लोग समझेंगे कि क्या होता है, उसके बाद इस पर आधारित कुछ एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रश्न करेंगे ताकि आप लोगों को प्रतिरोधों का समायोजन समझ में आ जाए और उसे किस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं ये सभी चीज़ें आपको आ जाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। गाइस, लास्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 6 में हम लोग पढ़े थे प्रतिरोध के बारे में। जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर है जो कि लास्ट लेक्चर पर आधारित है ताकि आप लोगों के लास्ट लेक्चर से रिवीजन हो जाए। प्रतिरोध का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का बीमा क्या होता है, बीमा क्या होता है ये बता दीजिएगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। साथ में यह भी बता दीजिएगा चालक का कोई प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध ताप के साथ, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। कोई भी चालक है उसके प्रतिरोध में अगर ताप की वृद्धि करते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है, घटता है या बढ़ता है। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा। लास्ट लेक्चर से रिवीजन हो जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा, यही ऑप्शन इस के लिए भी है, बढ़ेगा या घटेगा। आप लोग दूसरा, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि विशिष्ट प्रतिरोध का बीमा लिखिए। ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ताकि आप लोग को लास्ट लेक्चर का रिवीजन हो जाए। तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर का जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल पर दे देते हैं। डेली क्लास का मैं पीडीएफ देता हूँ। क्लास की होने के अधिकतम 1-2-4 घंटे में, या कभी कभी क्या होता है कुछ बिजी हो जाता हूँ तो 1 दिन या 2 दिन के अंदर मैं आपको पीडीएफ दे देता हूँ। और हर एक क्लास का मैं पीडीएफ दिया हूँ, आप सभी लोग जाकर देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप टेलीग्राम चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या डायरेक्ट जाकर टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए अल्फा इंस्टीट्यूट, तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके इजीली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है पीडीएफ डाउनलोड करने में या नहीं आप कर पाते हो तो ये व्हाट्सएप नंबर भी है 930-577-1375, और व्हाट्सएप टेलीग्राम नंबर भी है, इस पर आप टेलीग्राम कर सकते हैं। लिंक वगैरह वहाँ पर भी आपको भेज जाएंगी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। और यह एक गुलाम बैच है जो कि आप सभी के लिए एकदम 100% फ्री में है। और इस गुलाम बैच में भी आपको पीडीएफ मिलता है, लेकिन गुलाम बैच में जैसे जैसे आपके एग्जाम पास आएंगे, जैसे 2-3 चैप्टर हो जाएंगे, तो यहाँ पर गुलाम बैच में मैं आपका टेस्ट लूँगा। यह गुलाम बैच आपको अल्फा इंस्टीट्यूट के ऐप पर मिलेगा। ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से। और अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा कि गुलाम बैच में कैसे ज्वाइन करें, आप वहाँ से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बैच कोड यह है ALPHA22PHY। और इसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है जुड़ने में तो ये मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 930-577-1375, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। हेडिंग करिएगा प्रतिरोधों का समायोजन। प्रतिरोधों का समायोजन। देखिए एक बात समझिएगा सभी लोग, देखिए हम लोग प्रतिरोध के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रतिरोध जैसे किसी तार की लंबाई 2 गुनी कर देने पर प्रतिरोध में क्या परिवर्तन आता है, यानी स्क्वायर गुना हो जाता है, इसका आंसर यह है। ये सभी क्वेश्चंस मुझे अभी कराने बाकी हैं, मैं कराऊंगा इसको न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चंस हैं। किसी तार के त्रिज्या में परिवर्तन करने पर प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है, किसी तार में जैसे 2% की त्रिज्या उसकी बढ़ा दें तो उसकी प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा। ये ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मोस्ट प्रॉब्ली पूछे जाते हैं और पूछे जा भी सकते हैं इस साल। इसको हम न्यूमेरिकल के क्वेश्चन जब कराएंगे प्रैक्टिस तो वहाँ पे हम आपको करा देंगे, ठीक है। अभी आपको प्रतिरोधों का समायोजन पढ़ना है, उसके बाद किरचॉफ का नियम पढ़ना है, उसके बाद व्हीटस्टोन सेतु पढ़ना है, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो देखिए प्रतिरोधों का समायोजन क्या होता है। साइंटिस्ट थे यानी वैज्ञानिक जो थे, उनको अगर कहीं भी कोई काम करना होता था, जैसे आपके घर में है, अगर आपको बल्ब वगैरह जलाना होता है तो कई तारों को जोड़ा जाता है। प्रतिरोध एक तरह से तार ही तो होते हैं, वायर, जिस वायर का आप लोग यूज करते हो, तो अधिकतम तारों को जोड़ना पड़ता था। तो जोड़ने के लिए उन्होंने 2 विधियों का मतलब उन्होंने डिराइव किया, 2 विधि बताया। एक तो श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। एक क्या, श्रेणी क्रम, दूसरा क्या बताया उन्होंने,
समांतर क्रम, ठीक है। एक श्रेणी क्रम बताया, दूसरा समांतर क्रम बताया। सर ये श्रेणी क्रम क्या होता है? वैसे आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 10 से, कक्षा 10 में ये श्रेणी क्रम पढ़े होंगे, वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, मान लीजिए ये एक वायर है, ये वायर है, एक वायर नंबर 1 है और यह आपका वायर नंबर 2 है और यह वायर नंबर 3 है। इन वायरों को अगर जोड़ना हो तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शन से जोड़ने की। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑप्शन की ओर आते हैं। हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए इस वायर का ये आपका पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है, इस दूसरे सिरे को इस वायर के पहले सिरे से जोड़ दें, यानी इसका दूसरा सिरा इस वायर के पहले सिरे से जोड़ दें। सिमिलरली यहाँ पर इस वायर का दूसरा सिरा और इस वाले वायर के पहले सिरे से जोड़ दें, इस तरह से। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यानी पहले तार के दूसरे सिरे को दूसरे तार के पहले सिरे से जोड़ दें। बात समझ में आ रही है सभी को? फिर से समझिएगा सभी लोग, इधर आइए। देखिए, पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से अगर हम लोग जोड़ दें तो जो श्रृंखला बनती है उसे श्रेणी क्रम कहते हैं। फिर से समझिए सभी लोग। देखिए, यह आपका पहला तार था, इसका दूसरा सिरा, यह आपका दूसरा तार है, इसका पहला सिरा जोड़ दें। जैसे मान लीजिए आप लोग क्या करते हो, जब ऐसे ऐसे करके, नहीं कोई खेल होता है, बचपन में खेले थे, यानी आपका यह हाथ उसने आपका यह वाला हाथ पकड़ा है, सामने वाला लड़का, यानी आपका जो सेकेंड वाला हाथ है वह उसका पहला वाला हाथ है, ऐसे जोड़ा पड़ता है। जैसे मान लीजिए मार्कर है, मार्कर को देखिए, ये पीछे वाला इसका है लास्ट सिरा और इसके पहला वाला सिरा, कैप वाला सिरा, इससे जोड़ दें तो इस प्रकार का जो समायोजन होता है उसे क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। बात समझ में आई आपको? प्रथम तार का दूसरा सिरा द्वितीय तार के पहले सिरे से जुड़ने के बाद जो समायोजन बनता है उसे क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम समायोजन बनता है। मैं आपको बता दूं, एग्जाम में कभी भी आपसे नहीं पूछेगा श्रेणी क्रम समायोजन के बारे में बताइए, नहीं। एग्जाम में क्या पूछता है, श्रेणी क्रम समायोजन पर आधारित क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो कि मैं आपको आगे कराने वाला हूं, आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जो पूछता है केवल हम लोग वही पढ़ेंगे, फालतू की चीजें नहीं पढ़ेंगे। देखिए, ज्यादा पढ़कर क्या करोगे, जब अंतिम समय में जाकर वही मास्टरमाइंड या कोई मॉडल्स वगैरह से आप लोग रिवीजन करोगे। ऐसा पढ़ो कि जो चीजें पढ़ो वो चीजें एग्जाम ओरिएंटेड हो, पॉइंट टू पॉइंट हो, फालतू चीजें मत पढ़ो, ठीक है। मेरा ये सिद्धांत है और मैं हमेशा अप टू डेट रह के पढ़ाता हूँ। जैसे मैं लास्ट साल का पेपर देखकर ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पिछले 5 साल का पेपर देखकर ही पढ़ा रहा हूँ। अब कुछ ऑफलाइन के टीचर्स के जो होते हैं, ऑफलाइन कोचिंग के जो टीचर होते हैं, वे केवल एक ही ढर्रे पे चले जाते हैं। आज के 10 साल पहले भी उनका नोट्स उठाकर देख लेना और आज का भी नोट्स उठाकर देख लेना, दोनों सेम ही रहेंगे, परिवर्तन नहीं रहेगा। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, देखो आप लोग भी ऐसे टीचर्स को चुनो जो टीचर्स थोड़ा सा अप टू डेट रह के पढ़ाए। पहले एग्जाम में क्वेश्चन कुछ और बना करते थे, अब के एग्जाम में क्वेश्चन कुछ और बनते हैं। पहले न्यूमेरिकल्स कम बना करते थे, लेकिन अब के एग्जाम में न्यूमेरिकल्स ज्यादा बनते हैं। आपके एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं थोड़ा ट्रिकी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी पूरा एग्जाम ओरिएंटेड और सही तरीके से तैयारी कराऊंगा। अभी तो मैं आपको थियरी पढ़ा रहा हूँ, जल्दी मैं आपको न्यूमेरिकल्स का भी सेशन शुरू करूंगा। एक क्लास न्यूमेरिकल की डेली लगेंगी, एक दो तो चैप्टर तो हो जाने दो, ये तो हो जाए कम से कम थियरी आधा पढ़ चुके हैं, न्यूमेरिकल करना बाकी है। साथ साथ में लेकर चलेंगे तो समझ लीजिए प्रथम चैप्टर में ही मुझे करीब 60 न्यूमेरिकल्स कराने हैं। अगर मान लीजिए डेली मैं 5 न्यूमेरिकल कराऊंगा तो 12 दिन लग जाएंगे मुझे 60 न्यूमेरिकल्स कराने में। बताइए, तब सिलेबस पीछे हो जाएगा, ठीक है। पहले सिलेबस को पढ़ते हैं, थियरी को पढ़ते हैं, साथ साथ में छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं। जब सिलेबस थोड़ा कवर हो जाएगा तो हम लोग न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ में करेंगे, ठीक है। तब न्यूमेरिकल्स अच्छे से करेंगे तो थियरी भी आपका तैयार हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स करने में थियरी भी तैयार हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ते जाइए, ठीक है। विश्वास कीजिए मेरे ऊपर, आप उसके बाद अंसाल पेपर उठाइएगा, एक एक क्वेश्चन यहाँ से मैं फंसा दूंगा, ठीक है। एक बार न्यूमेरिकल्स हो जाएगा तब, ठीक है। और मैं साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया करता हूँ, उस क्वेश्चन को भी देखा कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो जरूर देखा कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आइए, तो मैंने क्या बता रहा था आपको, श्रेणी क्रम समायोजन। श्रेणी क्रम समायोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम समायोजन में किसी भी तार के दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा होता है, तो ऐसा समायोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम समायोजन होता है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये 3 तार थे, यही 3 तार थे, R1, ये है आपका तार दूसरा R2, यह है आपका तार तीसरा R3। ये 3 तार हैं, R1, R2, R3, ठीक है। ये 3 तार हैं, इस तरह से जुड़े हैं। तो इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता दे रहा हूं, क्योंकि यही फार्मूला आपको यूज में आएगा
और इसी तरीके से आप लोग करोगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मुझे कोई नोट्स, एक कोई स्टूडेंट था, मुझे याद नहीं है, विवेक नाम था शायद, उन्होंने क्या किया था, जो मैं प्रतिरोध क्या संधारित्र वाला जो मैं पढ़ाया था, तो वहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला बता दिया था। तो उन्होंने किसी टीचर का नोट्स उठाकर मुझे भेजा था, सर देखिए वो यह कराएं, आप डायरेक्ट फार्मूला बताएं। जरा आप पिछले 10 साल का पेपर सेट उठाकर देख लेना, कहीं पे भी अगर आपसे फार्मूला के अलावा यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अलावा कुछ पूछा हो तो बताइएगा जरा। आखिर उन्होंने जो बताया गलत नहीं बताया, उन्होंने सही बताया था, जानकारी होनी चाहिए आपको। लेकिन जिससे अगर आपको फार्मूला से ही काम चल जाता है, एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल पूछेगा, क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछेगा। आखिर फार्मूला को डिराइव करके क्या पाओगे आप लोग, समय नुकसान होगा। उतना टाइम अगर न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ बढ़ेगी, दिमाग बढ़ेगा फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाने से। तो ये बात होती है। देखिए ये क्या हो गया, 3 प्रतिरोध इस तरह से है। अगर इसका तुल्य प्रतिरोध पूछा जाए, तुल्य प्रतिरोध, अगर इसका तुल्य प्रतिरोध पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका तुल्य प्रतिरोध ये हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर वहीं पे आपको मैं जब संधारित्र पढ़ा रहा था, संधारित्र में मैंने आपको बताया था अगर 3 संधारित्र इस तरह से जुड़े हों श्रेणी क्रम में, 3 संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हों, 3 संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होता था। मैंने आपको बताया था अगर 3 संधारित्र C1 C2 C3 ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब इसका तुल्य प्रतिरोध मैंने आपको बताया था वहां पे कि होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यानी संधारित्र में क्या होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। यानी जहां पर समान श्रेणी क्रम हो वहां पर तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। अब इसे प्रूव कैसे करोगे ये भी जान लो सभी लोग। देखिए दूसरा पॉइंट आता है इसमें जो कि आपको जानना चाहिए कि श्रेणी क्रम में धारा सभी प्रतिरोध में समान होता है, सभी प्रतिरोध में समान होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा सभी प्रतिरोध में समान होता है। मान लीजिए अगर इसमें I धारा बह रही है, ठीक है, तो यहां पर भी I धारा ही बहेगी और यहां पर भी I धारा ही बहेगी। यानी जितने भी प्रतिरोध हैं सभी प्रतिरोध में धारा I ही बहेगी, सभी प्रतिरोध में धारा समान होता है। यानी 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और दुनिया की कोई भी न्यूमेरिकल्स आप चुटकियों में करके आ जाएंगे। पहला पॉइंट यह आपको याद रखना है कि तुल्य प्रतिरोध में सभी जो प्रतिरोध होते हैं सब में धारा समान होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट तुल्य ये श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक है। रही बात इसका प्रूव करने का तो अभी कर लीजिए, देख लीजिए। वैसे आप लोग मैं बता देता हूं, वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे क्या है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 तार लेते हैं, ठीक है, R1 R2 R3 ये 3 प्रतिरोध लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसे बैटरी से जोड़ देते हैं, इस तरह से बैटरी से जोड़ देते हैं, V बैटरी से, जिसका वोल्टेज V है। तो जरा बताइए इन तीनों में जो धारा बहेगी क्या होगी, तीनों में धारा I ही बहेगी, सेम धारा बहेगी I, लेकिन तीनों में विभवांतर भिन्न भिन्न होगा। इसमें विभवांतर V1 होगा, इसमें विभवांतर V2 होगा, इसमें विभवांतर V3 होगा। क्योंकि देखिए श्रेणी क्रम होता है तो सब में धारा समान होती है, लेकिन विभवांतर सब में भिन्न भिन्न होता है। इसमें क्या होगा, विभवांतर V1 होगा, इसमें विभवांतर क्या होगा, V2 होगा, इसमें विभवांतर क्या होगा, V3 होगा। याद रखिएगा श्रेणी क्रम में सब में धारा समान होती है परंतु विभवांतर सब में भिन्न होते हैं। अगर बात करें ये V1 V2 V3 ये तीनों किसके बराबर होंगे, V के बराबर होंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 ये होंगे कि नहीं, होंगे कि नहीं, क्योंकि विभवांतर भी लगाए ना। अगर 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगाए हैं, अगर इसमें मान लीजिए 3 वोल्ट 4 वोल्ट 4 3 7 7 5 इसमें 5 वोल्ट इस तरह से हो तो तीनों 12 ही वोल्ट के बराबर होंगे ना। जितने वोल्ट की बैटरी लगाओगे उतने ही वोल्ट के विभवांतर होगा, तो तीनों को जोड़ेंगे विभवांतर को इस तरह से। अब हम क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। I क्या होता है, प्रतिरोध, अरे I क्या होता है आपका धारा, और R क्या होता है प्रतिरोध। I धारा R प्रतिरोध होता है। यहाँ पे क्या है, देखिए V1 है तो V1 में क्या I धारा क्या I है और प्रतिरोध क्या R1 हो जाएगा। V2 देखिए V2 में क्या है, यहाँ पे V2 में क्या है I धारा है और R2 प्रतिरोध है। V3 में देखिए क्या है I धारा है और R3 प्रतिरोध है ना।
ठीक है यहाँ पे देखिए आई है, यहाँ पे क्या होगा, आई धारा और कैपिटल आर प्रतिरोध होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सब में आई 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 है, तो ये सब में आई कॉमन हो जाएगा, इज इक्वल टू आई बाहर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये देखिए यह आई इस आई से कट जाएगा, कट गया, तो तुल्य प्रतिरोध क्या आया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका तुल्य प्रतिरोध आया है। यही तो मैंने आपको बताया था। 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं श्रेणी क्रम समायोजन में। पहला क्या पॉइंट है, इसका तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, तीनों प्रतिरोध को जोड़ेंगे तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। दूसरा पॉइंट यह आपको याद रखने हैं कि इसमें धारा समान होती है। क्या समान होती है, धारा समान होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, समांतर क्रम समायोजन में। ठीक है, बोलिए समझ में आ रहा है आप लोगों को, समांतर क्रम समायोजन हेडिंग करिएगा सभी लोग। देखिए समांतर क्रम समायोजन क्या होता है, बात को समझिए सभी लोग, मैं पीडीएफ दे दूंगा आप लोगों को। समांतर क्रम समायोजन में क्या होता है, इसमें देखिए 3 प्रतिरोध है, ये आपका ये 3 प्रतिरोध है, ये 3 प्रतिरोध है। कभी कभी ऐसा भी जोड़ना पड़ता है, ये 3 प्रतिरोध है आपका, इन तीनों प्रतिरोध को आपको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ोगे, जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि जो घरों में वायरिंग होता है वह समांतर क्रम में होता है या फिर श्रेणी क्रम में होता है। जिसको भी आ रहा है कमेंट करके बताएगा, जिसको नहीं आ रहा है वे सभी लोग सर्च करके मुझे बताएगा। मुझे नहीं आ रहा है, नहीं मुझे भी आ रहा है, लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये क्या 3 प्रतिरोध है, एक तो प्रतिरोध है R1, यह है आपका R2, यह आपका R3, ये 3 प्रतिरोध इस तरह से हैं। इनको अगर समांतर क्रम में जोड़ना है तो क्या करेंगे, देखिए इसका पहला सिरा, इसका भी पहला सिरा, इसका पहला सिरा, तीनों का पहला सिरा एक साथ करके यहाँ पे, तीनों का पहला सिरा एक साथ करके यहाँ पे जोड़ देंगे। इसका भी इसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे, तीनों का पहला सिरा, तीनों का पहला सिरा एक साथ करके यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, तीनों का पहला सिरा, प्रतिरोध R1 का भी पहला सिरा, R2 का भी पहला सिरा, R3 का भी पहला सिरा, तीनों के तीनों एक साथ करके जोड़ेंगे, जोड़ देंगे तो यहाँ पे जो समायोजन बनता है, ऐसे समायोजन को क्या कहते हैं, समांतर क्रम समायोजन। यानी समांतर क्रम समायोजन में क्या होता है, इसमें प्रतिरोध का प्रथम सिरा एक साथ और द्वितीय सिरा एक साथ जुड़ा होता है। बात समझ में आ रही है, समांतर क्रम समायोजन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी प्रतिरोध उसका पहला सिरा एक साथ, दूसरा सिरा एक साथ, इस तरह से जुड़ा होता है। मान लीजिए हम अपने दोस्त के साथ ऐसे हाथ करके मिला के बैठे, वो भी मेरा दायां हाथ दाएं से, बायां हाथ बाएं से पकड़ा हुआ, यानी कि दोनों का एक सिरा, ये प्रथम सिरा एक साथ, द्वितीय सिरा एक साथ करके जुड़े। जबकि समान श्रेणी क्रम में क्या होता, प्रथम सिरा पहले का द्वितीय सिरा दूसरे का प्रथम सिरा से जुड़ा हुआ था। मैंने आपको बताया था ना, इस तरह से था ना, ऐसे था तार, इस तरह से था। इसका देखिए प्रथम द्वितीय सिरा इसके प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ था। तो ऐसे समायोजन को हम लोग क्या करते थे, श्रेणी क्रम समायोजन कर रहे थे। जबकि ऐसे समायोजन को क्या कहेंगे, समांतर क्रम समायोजन कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए समांतर क्रम समायोजन में प्रमुख तथ्य क्या है, नंबर 1 पॉइंट यह है आप सभी के लिए कि इसमें सभी प्रतिरोधों के मध्य विभवांतर समान होता है। सभी प्रतिरोधों के मध्य विभवांतर समान होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि देखिए सभी प्रतिरोधों के मध्य विभवांतर समान होता है तथा सभी प्रतिरोधों में धारा भिन्न भिन्न होता है। धारा भिन्न भिन्न होता है, धारा भिन्न भिन्न होता है, यानी इसमें सभी प्रतिरोधों में क्या होता है, विभवांतर समान होता है। जबकि श्रेणी क्रम में क्या समान था, धारा समान था। इसमें क्या समान होता है, विभवांतर समान होता है। ये होता क्या है, अगर आप लोग कुछ दिन बाद जाओगे तो भूल जाता है किसमें विभवांतर समान था, किसमें धारा समान था। मैं ट्रिक बता रहा हूं, देखिए समांतर क्रम हिंदी में ऐसे ही लिखोगे, यहाँ पे लिखिए विभवांतर, कुछ समझ में आया। देखिए इसमें जितने शब्द हैं लगभग उतने ही शब्द यहाँ पर हैं, जबकि श्रेणी और धारा दोनों में शब्द समान है। यानी कि श्रेणी में जो है धारा समान होंगी और समांतर में क्या होंगे, विभवांतर समान होंगे। प्रॉब्लम यही जगह आती है सबको, मुझे मालूम है। अभी तो याद रहेगा, जब आगे न्यूमेरिकल्स करोगे
4-6 महीने बाद, तो ये कंफ्यूज होने लगता है किसमें क्या समान था। तो इस ट्रिक से आप समान रहोगे। देखिए समांतर विभवांतर में धारा समान होती है और विभवांतर समान होता है, श्रेणी में धारा समान होती है। अब इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध होता है हमेशा 1/R1 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि इसमें R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं, तो इसमें क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध यह होता है। क्या होता है, 1/R1 इज इक्वल टू 1/R2 प्लस R3। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं श्रेणी क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए। जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि धारिता में अगर समांतर क्रम होता तो वहाँ पे प्रतिरोध क्या होता है, धारिता में अगर समांतर क्रम होता तो वहाँ पे तुल्य धारिता क्या होता है, जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो चलिए इसके कुछ न्यूमेरिकल आसान न्यूमेरिकल करेंगे ताकि ये फार्मूला आपको समझ में आ जाए कैसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल को लिखते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, मैं न्यूमेरिकल को लिख लेता हूँ। देखिए आप सभी के सामने यहाँ पर 3 न्यूमेरिकल हैं। देखिए मेरा उद्देश्य यहाँ पर न्यूमेरिकल के माध्यम से यह है कि आपको केवल फार्मूला समझ में आ जाए कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। हालांकि इसके जो क्वेश्चन बनते हैं तब मज़ा आता है लगाने में, जब इसमें हम लोग व्हीटस्टोन सेतु पढ़ लेंगे, तब व्हीटस्टोन सेतु पढ़ लेंगे तब उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स करने में मज़ा आता है, तब अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और उसी प्रकार के न्यूमेरिकल्स पूछते भी एग्जाम में। डायरेक्ट न्यूमेरिकल थोड़ा कम पूछते हैं। ठीक है, फिर भी मैं 2-3 न्यूमेरिकल्स आपके लिए मैं लेकर आया हूँ जो कि इजी न्यूमेरिकल्स हैं, एकदम सबसे इजी न्यूमेरिकल्स हैं, जीरो लेवल का न्यूमेरिकल्स हैं, ताकि आपको केवल फार्मूला समझ में आ जाए। मैं न्यूमेरिकल का अलग से प्रैक्टिस कराऊंगा, इस बात को ध्यान रखना सभी लोग। ठीक है, देखिए सबसे पहला न्यूमेरिकल्स यहाँ पर है। आप यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है AB और दूसरा पॉइंट है B। इन दोनों पॉइंट्स के बीच आपको क्या ज्ञात करना है, तुल्य धारिता, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग, जरा बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इजी है। देखिए यहाँ पर इस तार का पहला सिरा दूसरे तार से जुड़ा हुआ है, दूसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। इस तार का दूसरा सिरा, देखिए ये 1 है और ये 2 है, इसका दूसरा सिरा और इसके पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। मतलब ये क्या है, श्रेणी क्रम समायोजन है, यानी ये श्रेणी क्रम समायोजन है। और श्रेणी क्रम समायोजन के मध्य तुल्य प्रतिरोध R इज इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होता है श्रेणी क्रम समायोजन में तुल्य प्रतिरोध। अब यहाँ पे हम अलग अलग मान रख देंगे। R1 का वैल्यू क्या है, 1 है और 2 है और 3 है, तो यहाँ पर R का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 2 5 1 6 ओम। ये आपका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, किसका, इसका। ठीक है, अगर बात करें इसके निकालने के लिए, इस AB के मध्य तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना हो तो क्या हो, देखिए यहाँ पर देखिए इन सभी तारों का जो पहला सिरा है नंबर 1 और एक यहाँ पर जुड़ा है, और इन सभी तारों का दूसरा सिरा नंबर 2 यहाँ पे जुड़ा हुआ है। मतलब ये क्या है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। मैंने आपको बताया था कि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 प्रतिरोध हों तो यहाँ पे देखिएगा सभी लोग, R1 R2 R3 वैल्यू रखेंगे। 1/R इज इक्वल टू 1/1 1/2 1/3। लस लेके सॉल्व करेंगे, 1/R इज इक्वल टू 6 लस आएगा, 6 में 6 यहाँ पे हो जाएगा, 3 यहाँ पे हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा। लस लेना आता है ना आप लोगों को, क्या हो जाएगा, 3 2 5 6 5 11 है, 11/6। ठीक है, तो 1/R इज इक्वल टू क्या है, 11/6 है। लेकिन आपको तुल्य प्रतिरोध R इज इक्वल टू पूछा जाता है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/11। यह आपका आंसर हो जाएगा, किसके लिए, इसके लिए, सेकंड के लिए। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन क्या है, R1 R2 R3 1 2 3 ओम के प्रतिरोध है। आपके एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि क्वेश्चन तब बनते हैं जब आप लोग आगे क्या वैद्युत वाहक बल वगैरह पढ़ लोगे, तब वहाँ पे मजेदार क्वेश्चन बनते हैं। और जब आप लोग किरचॉफ के नियम पढ़ लोगे तब आपको ये ऐसे सर्किट को सॉल्व करने में मजा आएगा। फिर भी देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें क्या पूछा गया है, R1 R2 R3 में धारा तथा विभवांतर ज्ञात करना है। आपको बात को समझिएगा, R1 R2 और R3 में धारा तथा विभवांतर ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग, इधर आइए सभी लोग। देखिए R1 R2 R3 में धारा और विभवांतर ज्ञात करना है। अब देखिए सबसे पहली बात, ये कौन सा समायोजन है, ये समायोजन कौन सा है, देखिए यहाँ पर कौन सा समायोजन दिखाई दे रहा है, श्रेणी क्रम समायोजन। बिल्कुल सही कहा आपने, यह आपका श्रेणी क्रम समायोजन है, श्रेणी क्रम समायोजन है। ठीक है, श्रेणी क्रम समायोजन है, श्रेणी क्रम समायोजन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। क्या, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगी,
तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। देखिए R1 क्या है 1 ओम, R2 क्या है 2 ओम, R3 क्या है 3 ओम, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, कुल मिला के R का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 ओम। ओम को इस तरह से डिनोटेट करते हैं ऐसे, ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को, ये 6 ओम है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें धारा क्या होगी। देखिए धारा क्या होगी, आप लोग फार्मूला सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, V इज इक्वल टू क्या होता है IR होता है, यहाँ से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपान R, यहाँ पे देखिए V क्या है 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट हो गया, R क्या है 6 ओम, कुल मिलाकर I का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। तो इसमें सब में धारा 2 एम्पियर होगी, क्योंकि यह श्रेणी क्रम है समायोजन है, श्रेणी क्रम समायोजन में सब में धारा समान होती है, 2 एम्पियर यहाँ पर भी होगा, 2 एम्पियर यहाँ पर भी होगा, 2 एम्पियर यहाँ पर भी होगा, यानी R1 R2 R3 तीनों में 2 एम्पियर धारा होगी। मैंने आपको बताया था, नोट में लिखवाया था। डिफरेंस क्या होगा, इन तीनों में विभवांतर अलग अलग होगा। और क्वेश्चन को पढ़िएगा, तथा विभवांतर ज्ञात कीजिए, इसमें तीनों में आपको विभवांतर ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, आपको मालूम है, इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है, इसको हम रब कर लेते हैं। आप सभी को मालूम ही क्या है कि क्या मालूम है आप लोगों को, आप लोगों को यह मालूम है कि इन तीनों तारों में, ये तीनों तारों में, तीनों में विभवांतर भिन्न भिन्न होंगे। और R1 वाले में विभवांतर क्या होगा, R1 में विभवांतर क्या होगा, विभवांतर R1 में विभवांतर क्या होगा, V1 इज इक्वल टू होगा I1 IR1, इसी तरह V2 इज इक्वल टू क्या होगा इसमें IR2, V3 इज इक्वल टू IR3, यानी R1 में विभवांतर जो होगा IR के बराबर होगा, IR1, V2 मतलब R2 में जो विभवांतर होगा V2 होगा। देखिए R1 में जो विभवांतर होगा ये V1 होगा, ठीक है, और यहाँ पे R2 में जो विभवांतर होगा V2 होगा, ठीक है, और R3 में जो विभवांतर होगा V3 होगा। तीनों में जो विभवांतर होगा V इज इक्वल टू क्या होता है IR होता है, तो R1 में जो होगा V1 होगा, और यह R1 के गुणनफल के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है, पूरा के लिए V इज इक्वल टू IR होता है, लेकिन R1 के लिए V इज इक्वल टू क्या होगा IR1 के बराबर होगा। अब R1 का वैल्यू क्या है, I का वैल्यू तो 2 है, मैंने यहाँ पे निकाला था, और R का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कितना 2 वोल्ट हो गया। यहाँ पे देखिएगा I का वैल्यू तो 2 है, और R2 का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे 4 वोल्ट हो गया। यहाँ पे देखिएगा I का वैल्यू क्या है 2 है, और R3 का वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पे 6 वोल्ट हो गया। I1 I2 R2, ठीक है, इन सभी का वैल्यू देखिए V1 V2 V3 का वैल्यू 2 4 और 6, ये 3 हो गया। बात समझ में आ रही है सभी को, कुछ नहीं करना है, आपको फार्मूले में रख के वैल्यू निकालने हैं। और ऐसे न्यूमेरिकल्स काफ़ी बनते हैं, हमको अगर देना है तो हम ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स भी दे सकते हैं, ऐसे ऐसे भी न्यूमेरिकल्स दे सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स दे सकते हैं कि आप लोग लगाते रह जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स दे सकते हैं। हाँ, इस तरह से न्यूमेरिकल दे सकते हैं। यहाँ पर ए है और यहाँ पे बी है, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ऐसे भी हो सकता है, आपके सामने ये दे देता हूँ, त्रिभुज है आपके सामने, इस तरह से ये आपका त्रिभुज है कोई, ठीक है, इस तरह से त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये प्रतिरोध लगा हुआ है, ये प्रतिरोध 2 ओम 3 ओम 4 ओम, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करके बताइएगा। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से परेशान नहीं होना है, न्यूमेरिकल कराऊंगा जब न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस क्लास में, तब मजा आएगा करने में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद आप सभी को, डेली क्लास पढ़ाई करते रहिए सभी लोग, ठीक है, थैंक यू।